Hello students, let's understand this question. The question is, the optically inactive compound from the following is, and we have these four options. First is 2-chlorobutane, second is 2-chloropropanol, third is 2-chloro-2-methylbutane and fourth is 2-chloropentane. यानी हमें इन चार ऑप्शन में से बताना है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है. So in this question we have been given optically inactive compound. अगर हमें ऑप्टिकल इनएक्टिविटी चेक करनी है तो हम उसके लिए कंडीशन चेक करेंगे कायरलिटी की. फॉर दैट वी नीड टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स. फर्स्ट इज 2-chlorobutane. अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमारे पास इस तरीके से ब्यूट मतलब 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन है एंड उसमें सेकेंड पोजिशन पे Cl है. तो अगर ये हमारे पास मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है तो उसमें इस कार्बन के पास एक ग्रुप हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक ग्रुप Cl है, एक ग्रुप यहाँ पे इथाइल है एंड एक तरफ मिथाइल है. यानी ये वाला जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है. तो अगर कायरल कार्बन है तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव. एंड नेक्स्ट अगर हम देखें सेकेंड ऑप्शन दैट इज 2-chloropropanol. अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसमें वर्ड रूट के अकॉर्डिंग हमें दिख रहा है कि 3 कार्बन की चेन है. सो 1 2 एंड 3 एंड इसमें ये प्रोपेनल है यानी यहाँ पे ग्रुप है CHO एंड यहाँ पे ये सेकेंड पोजीशन पे क्लोरीन है. तो इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, एक तरफ CHO ग्रुप है और एक तरफ मिथाइल यानी ये कार्बन भी कायरल है. So because of the presence of chiral center, this is also optically active. Next अगर हम ऑप्शन देखें so that is 2-chloro-2-methylbutane. अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पे as per the word root we have 4 carbon atoms. So 1 2 3 4. 2 पोजीशन पे हमारे पास Cl भी है एंड 2 पोजीशन पे मिथाइल भी है. तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा. अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इस कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं. कायरल सेंटर होने के लिए उसके चारों ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए यानी इसके पास कोई भी कायरल कार्बन नहीं है यानी ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ कायरल सेंटर. कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है इसमें जिसमें 4 के 4 वैलेंसीज डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड हो. तो ये इनएक्टिव कंपाउंड हमें मिल गया है. हम एक बार फोर्थ ऑप्शन भी चेक करेंगे दैट इज 2-chloropentane. सो अकॉर्डिंग टू द वर्ड रूट वी नीड 5 कार्बन आटम्स. सो 1 2 3 4 5 जिसमें 2 पोजीशन पे Cl है. सो 2 पोजीशन पे Cl है यानी इसके पास एक हाइड्रोजन है, एक Cl है, एक तरफ मिथाइल ग्रुप है और एक तरफ प्रोपाइल ग्रुप है यानी ये भी कार्बन कायरल है यानी दिस इज ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव. कायरल सेंटर होने की वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है. हमें बताना था कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है. सो दैट इज द सी ऑप्शन क्योंकि उसमें कोई भी कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है. so we can say that the correct option is C option. Which of the following pairs of compounds are positional isomers? And we have these 4 options. हमें इनमें से बताना है कौन सा ऐसा पेयर है जो positional isomers का है. In this question we have been given positional isomers. तो हम सबसे पहले तो ये समझते हैं कि positional isomers होते क्या हैं. The isomers which differ only in the position of the functional group are called positional isomers. यानी जिन आइसोमर्स में सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का डिफरेंस हो उन्हें हम पोजिशनल आइसोमर्स बोलते हैं. तो फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए एंड उनकी पोजीशन में डिफरेंस होना चाहिए.
तो अगर हम यहाँ ऑप्शन में देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है CHO एंड यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, तो ये एल्डिहाइड है एंड ये कीटोन है, तो फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस आ गया, यानी ये पोजिशनल आइसोमर्स नहीं है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया, तो ये है फंक्शनल आइसोमर्स। सेकेंड ऑप्शन की अगर हम बात करें, यहाँ पे भी ये कीटोन है एंड ये यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, यानी ये भी फंक्शनल आइसोमर्स है। थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, थर्ड ऑप्शन में ये मॉलिक्यूल यहाँ पे कीटो ग्रुप है सेकेंड पोजीशन पे एंड यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में कीटो ग्रुप है थर्ड पोजीशन पे, सो दे आर डिफरेंट इन दी पोजीशन ऑफ द आइसोमर्स, तो ये पोजिशनल आइसोमर्स हैं। बाकी ऑप्शन देखें तो डी ऑप्शन में भी ये कीटोन है एंड ये एल्डिहाइड है, तो ये फंक्शनल आइसोमर्स है। सो अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो जो हमें यहाँ पे सी ऑप्शन में कंपाउंड्स गिवन है, दैट इज CH3, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3 ये एंड CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH3 ये दोनों ही कीटोन है। अगर हम इसका नेमिंग करते हैं तो ये यहाँ पे आ जाएगा 5 कार्बन की चेन होने की वजह से पेंट, सो ये हो जाएगा पेंटेन 2 ऑन बिकॉज इट इज कीटोन एंड ये हो जाएगा यहाँ से पेंटेन 3 ऑन। सो जो कीटो ग्रुप है उसकी पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है, इसलिए ये है पोजिशनल आइसोमर्स। बाकी जो सारे हैं वो है फंक्शनल आइसोमर्स, क्योंकि इनमें तो सिर्फ पोजीशन बदल रही है एंड उनमें फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है, तो हमें पोजिशनल आइसोमर्स बताने थे, so that is in the C option, so we can say that the correct option is C. The number of structural organization isomers for C6H14 are, and we have these four options, first is 3, second is 4, third is 5 and fourth is 10, यानी हमें इन चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऐसे ऑप्शन है जिसमें करेक्ट नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन आइसोमर्स गिवन है फॉर दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, यानी बेसिकली हमें इसमें चेन आइसोमर्स बताने हैं कि इसके कितने होंगे। तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हमें गिवन है, फॉर्मूला हमें गिवन है C6H14, इसमें अगर हम देखें सबसे पहला स्ट्रक्चर हम अगर चेन के हिसाब से बनाएं तो 1 2 3 4 5 6, सो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनेगा 6 कार्बन एटम्स का इन दी स्ट्रेट चेन एंड सारी वैलेंसीज हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो जाएंगी क्योंकि ये एल्केन है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम यहाँ पे एक मिथाइल की ब्रांचिंग कर सकते हैं, सो 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे ये एक मिथाइल की ब्रांचिंग हो सकती है। फिर हम यहाँ पे मिथाइल का पोजीशन चेंज कर सकते हैं, सो 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे मिथाइल हो सकता है। नेक्स्ट एक हम 4 कार्बन का चेन बना सकते हैं, 1 2 3 4 एंड यहाँ पे इन दो पोजीशन पे मिथाइल हो सकता है। एंड अगर हम देखें लास्ट ऑप्शन हमारे पास है जिसमें हम यहाँ से 4 कार्बन का चेन बना सकते हैं, 1 2 3 4 एंड यहाँ पे इसी पे दोनों मिथाइल ग्रुप्स अरेंज कर सकते हैं। सो ये हमें आइसोमर्स मिलेंगे इस फॉर्मूला से। सो अगर हम काउंट करते हैं, सो दे आर 5 इन नंबर, सो we can say that there are 5 isomers of C6H14 and options के according देखें that is given in the C option, so we can say that the correct option is C option. Which of the following compound will exhibit geometrical isomerism? And we have these four options. First is 1-phenyl 2-butene, second is 3-phenyl 1-butene, third is 2-phenyl 1-butene and fourth is 1,1-diphenyl 1-propane. तो अगर हम इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें, हमें बताना है कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। सो
In this question, we have been given geometrical isomerism. तो इसको बताने के लिए हम इनके स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। सबसे पहला जो हमें मॉलिक्यूल दिया है दैट इज 1-phenyl butene। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू ब्यूट 4 कार्बन होंगे, जिसमें सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है एंड 1 पोजीशन पे वी हैव अ बेंजीन रिंग यानी फिनाइल ग्रुप है। सो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं इसकी वैलेंसीज, यहाँ पे दिस विल बी CH2 एंड यहाँ पे इसके पास एक हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन एंड दिस इज CH3। सो ये पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल है ये सिर्फ ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, क्योंकि इस पे 2 ग्रुप्स सेम है डिफरेंट कार्बन पे। अगर हम यहाँ पे बनाना चाहें तो इस तरीके से इसके सिस एंड ट्रांस आइसोमर बना सकते हैं। अगर दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे होते हैं तो ये बन जाएगा सिस, एक तरफ होगा CH3 और एक तरफ होगा CH2 एंड C6H5। तो अगर हम यहाँ पे देखें दिस इज दी सिस फॉर्म एंड अगर हम इसका ट्रांस आइसोमर बनाते हैं तो दोनों हाइड्रोजन अगर डबली बॉन्डेड कार्बन के ऑपोजिट साइड पे हो सो हम इसे बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। यहाँ पे ग्रुप होगा C6H5CH2। So now this is the trans isomer. So ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर पाएगा। सेकेंड ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं दैट इज 3-phenyl 1-butene। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें सो अगेन अकॉर्डिंग टू ब्यूट 4 कार्बन होंगे स्ट्रेट चेन में, ब्यूट 1 यानी कि यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड एंड यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे वी हैव दी फिनाइल ग्रुप। इस केस में अगर हम देखते हैं ये हाइड्रोजन, यहाँ पे ये CH2, यहाँ पे ये हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे ये तीनों ग्रुप सेम है यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट अगर हम ऑप्शन देखते हैं सो नेक्स्ट ऑप्शन हमें गिवन है 2-phenyl 1-butene। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं सो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा, ब्यूट मतलब 4 कार्बन एंड हमारे पास ब्यूट 1 है एंड 2 पोजीशन पे वी हैव दी फिनाइल ग्रुप। सो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन होने की वजह से तीनों ग्रुप सेम है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा, यानी जो सी ऑप्शन है वो भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देख रहे हैं 1,1-diphenyl 1-propane, इसमें भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम अगर सिस ट्रांस आइसोमर की बात कर रहे हैं तो एल्कीन होना चाहिए उसके लिए, ये एल्केन है, सो इट इज नॉट पॉसिबल इन दैट केस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, क्योंकि उसी में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। सो वी कैन से दैट द करेक्ट ऑप्शन is A option. How many minimum number of carbon atoms are required for position and geometrical isomerism in alkene? And we have these 4 options. First is 4 and 3, second is 4 and 4, third is 3 and 4 and fourth is 3 and 3। यानी हमें बताना है कि अगर एल्कीन में हम पोजीशन एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करना चाहते हैं तो कितने मिनिमम कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड होंगे। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन पोजीशन एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी हमें इन 2 आइसोमेरिज्म को डिस्कस करना है इन एल्कीन एंड इसके लिए कितने मिनिमम कार्बन एटम्स चाहिए होंगे ये बताना है। सबसे पहले अगर हम पोजीशन की बात करते हैं तो एल्कीन मतलब हमारे पास डबल बॉन्ड सिस्टम है। डबल बॉन्ड सिस्टम में एटलीस्ट हमारे पास 4 कार्बन होने चाहिए, तभी उसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट हो सकती है। जैसे ये एक पॉसिबिलिटी होगी और एक पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी। अगर हम 3 ही कार्बन रखते हैं तो दोनों तरफ से जो डबल बॉन्ड्स आएंगे उनका ओवरऑल वो एक ही कंपाउंड होगा, उनका नॉमेनक्लेचर सेम होगा। सो मिनिमम
पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए एल्कीन में वी नीड 4 कार्बन एटम्स। इसका अगर हम नाम देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा ब्यूट 1-इन एंड यहाँ पे ये हो जाएगा ब्यूट 2-इन। So in this case we need minimum of 4 carbon atoms. अब अगर हम ज्योमेट्रिकल की बात करते हैं तो ज्योमेट्रिकल के केस में भी हमें मिनिमम 4 कार्बन ही चाहिए होंगे, जिसमें हम सेकंड पोजीशन से डबल बॉन्ड रखेंगे। अगर ये वैलेंसी सेटिस्फाई की जाए तो ये CH3 यहाँ पे ये CH एंड यहाँ पे CH। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड सिस्टम है और उसके जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उनपे दोनों ग्रुप्स डिफरेंट हैं, तो ये यहाँ से सिस एंड ट्रांस आइसोमर में एग्जिस्ट कर सकते हैं। इफ बोथ द सेम ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्डेड सिस्टम तो हम इसको बोलते हैं सिस फॉर्म, एंड इफ द सेम ग्रुप्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड देन वी कॉल इट द ट्रांसफॉर्म, यानी ये इसका ट्रांस आइसोमर है। ये आइसोमेरिज्म भी तभी पॉसिबल है अगर मिनिमम 4 कार्बन आएंगे। अगर 3 कार्बन के साथ हम देखेंगे तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तभी पॉसिबल है कि एटलीस्ट 2 ग्रुप्स जो इन डबली बॉन्डेड सिस्टम पे लगे हैं वो ग्रुप्स डिफरेंट हो दोनों कार्बन पे, तभी ये चीज पॉसिबल है। तो यहां से भी अगर हम देखें सो वी नीड मिनिमम ऑफ 4 कार्बन एटम्स। तो अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमें दोनों ही केसेस में 4 कार्बन मिनिमम चाहिए, यानी दैट इज गिवन इन द बी ऑप्शन। सो वी कैन से दैट द करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। I hope it is clear to you now. Thank you.